अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है और ये गैसियस हार्मोन है। तो इथाइलिन की डिस्कवरी किस तरह हुई थी? इथाइलिन की डिस्कवरी बहुत इंटरेस्टिंग है। शायद आप लोगों को मालूम होगा 19th सेंचुरी में स्ट्रीट इल्यूमिनेशन के लिए या स्ट्रीट लैंप्स को जलाने के लिए या स्ट्रीट लाइट्स को जलाने के लिए कोल गैस यूज किया जाता था। कोल गैस। फिर लोगों ने यह ऑब्जर्व किया, ये नोटिस किया कि स्ट्रीट लैंप्स के नजदीक जो ट्रीज हैं उसके जो लीव्स होते हैं वो मेच्योर होने से पहले गिर जाते हैं, यानी उसकी प्री मेच्योर शेडिंग हो जाती है। तो लोग सोच में पड़ गए कि ऐसा क्यों होता है। बाद में यह मालूम किया गया कि स्ट्रीट लैंप्स के सराउंड में जो एयर है उसमें कोल गैस मौजूद होता है और यह कोल गैस प्री मेच्योर शेडिंग ऑफ लीव्स को काज करती हैं। फिर 1901 में एक रशियन स्टूडेंट था, इसने यह कहा कि इथाइलिन जो है वो कोल गैस का एक्टिव कंपोनेंट है, यानी कोल गैस में इथाइलिन मौजूद है। फिर डिमिट्री एन नेल्जोबो, इसने पी सीडलिंग्स को लेबोरेटरी में ग्रो किए। ये जो पी सीडलिंग थे इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ काज हो गई, यानी इसकी जो स्टेम एलांगेशन थी वो इनहिबिट हो गई, जो स्टेम थे वो तीक्ष्ण हो गए और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ काज हो गई, यानी वर्टिकल ग्रोथ स्टॉप हो गई थी। स्टेम एलांगेशन इनहिबिट हो गई थी, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ उसमें काज हो गई, जिसको डेमेट्री ने ट्रिपल रिस्पांस का नाम दिया। ट्रिपल रिस्पांस। फिर जब द सेम पी सीडलिंग्स को फ्रेश एयर में ग्रो किए, फ्रेश एयर में, तो इसकी जो ग्रोथ थी वो नॉर्मल थी, यानी उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं थी। फिर डिमिट्री ने लेबोरेटरी में जब मौजूद एयर को टेस्ट किया कि आया इसमें कोई पॉल्यूटेंट मौजूद है जिसकी वजह से पी सीडलिंग्स की एबनॉर्मल ग्रोथ काज हो गई, तो जब लेबोरेटरी में मौजूद एयर को टेस्ट किया तो उसमें इथाइलिन मौजूद था। फिर डिमिट्री ने यह कहा कि शायद इसकी ये जो एबनॉर्मल ग्रोथ काज हो गई है ये इथाइलिन की वजह से काज हो गई है। यहां तक ये आइडेंटिफाई नहीं किया गया था कि प्लांट जो है वो भी इथाइलिन को सिंथेसाइज करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। फिर क्या हुआ? 1910 में H. कॉजन ने ये रिपोर्टेड किया, ये कहा कि शिप में यानी बहरी जहाज में बनानास और ऑरेंज को एक दूसरे के नजदीक स्टोर ना किया करें। 1910 में H. कॉजन ने यह कहा कि शिप में बनानास और ऑरेंज को एक दूसरे के नजदीक स्टोर ना किया करें, यानी उसने ये कहा, ये रिपोर्टेड किया कि ऑरेंज जो है ये गैस को रिलीज करती है और ये गैस बनानास की प्री मेच्योर राइपनिंग को काज करती हैं, और ये फर्स्ट इंडिकेशन थी कि फ्रूट जो है वो गैस को रिलीज करती है और वो गैस फ्रूट की राइपनिंग को स्टिमुलेट करती हैं। लेकिन H. कॉजन ने उस गैस के लिए कोई स्पेसिफिक नेम यूज नहीं किया था। फिर क्या हुआ? 1934 में रिचर्ड गेन ने यह आइडेंटिफाई किया कि प्लांट जो है वो इथाइलिन को सिंथेसाइज करती है, प्रोड्यूस करती हैं, और ये इथाइलिन फिर फ्रूट राइपनिंग को क्या करती हैं? स्टिमुलेट करती हैं। और साथ साथ ये भी कहा गया कि इथाइलिन जो है ये मैंगोज एंड पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करती हैं। लेकिन जो फिजियोलॉजिस्ट थे वो इस बात को मान नहीं रहे थे, वो ये बिलीव नहीं कर रहे थे कि इथाइलिन जो है ये एक इंपॉर्टेंट और इंडिपेंडेंट
प्लांट हार्मोन है। वो ये कह रहे थे, वो फिजियोलॉजिस्ट, कि इथाइलिन जो फिजियोलॉजिकल रोल प्लांट में परफॉर्म करता है वो एक्चुअली ऑक्सीन की वजह से परफॉर्म करता है। यानी उस फिजियोलॉजिकल रोल में ऑक्सीन जो है वो इन्वॉल्व है, उसका डायरेक्ट रोल है, इथाइलिन का इनडायरेक्ट रोल है। क्योंकि उस वक्त तक कोई ऐसी टेक्निक मौजूद नहीं थी जिसके जरिए फिजियोलॉजिस्ट ये प्रूव कर सके कि इथाइलिन जो है ये एक इंपॉर्टेंट और इंडिपेंडेंट प्लांट हार्मोन है। 25 साल बाद यानी 1959 में जब गैस क्रोमेटोग्राफी इंट्रोड्यूस हुई तो इसके जरिए फिर ये रिकॉग्नाइज किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, रिडिस्कवर किया गया कि इथाइलिन जो है ये एक इंपॉर्टेंट और इंडिपेंडेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, प्लांट हार्मोन है। गैस क्रोमेटोग्राफी जो है ये एनालिटिकल टेक्निक है। तो इस तरह इथाइलिन की डिस्कवरी हुई थी। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ इथाइलिन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।